30 मिनट्स हुए ना, तो जस्ट क्लिक आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स? 30। I'm really sorry to make you wait, guys. This plug. Okay, so कल के क्लास में कोई भी डाउट है किसी को भी? कोई भी डाउट किसी भी तरह का? फन। ओके, सो आज की क्लास में हम ये पर्टिकुलर टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर लुक ऑन दैट, कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है उसका जो एक बहुत बड़ा पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, चाहे मैं आर्टिकल्स की बात करूं या सेट ऑफ रूल्स की बात करूं, अपार्ट फ्रॉम दैट आर्टिकल के अंदर में जो रूल्स हैं उनकी बात करूं या सब क्लॉजेस की बात करूं, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रीजन से हमारी कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री को दिखाता है, उसको शो करता है, कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री को ही शो करता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को लेके बात करूं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर मैं लेके चलता हूं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को रिप्रेजेंट करने में, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के बाद में एस्टैब्लिश हुई। ब्रिटिश इंडिया के कई सारी क्या नाम है, प्राइवेट ट्रेड्स बोलूं या फिर मैं बोलूं कि इंडिविजुअल कंपनीज कई सारी भारत में आई, लेकिन कोई भी ऐसी कोई बड़ी कंपनी भारत में नहीं रह पाई। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना व्यापार फैलाया, ऐसी कोई बड़ी कंपनी भारत में उस समय तक नहीं रह पाई। एक चार्टर पास हुआ, ये चार्टर एक्ट नहीं है, कई सारे कैंडिडेट इसको चार्टर एक्ट बोलते हैं, 1600 चार्टर एक्ट बोलते हैं। इट्स नॉट ए चार्टर एक्ट, इट्स जस्ट ए चार्टर। चार्टर यानी एक सेट ऑफ रूल पास किया गया, जिस सेट ऑफ रूल के अंदर में एक कंडीशनली कंपनी को बनाया गया, कंपनी को फॉर्मुलेट किया गया। उस कंपनी को फॉर्मुलेट करने के बाद में, उस कंपनी को फॉर्मुलेट करने के बाद में उस कंपनी को कुछ पावर्स दी गई, वो कैसे कैसे काम करे। तो वो हमें पहले ये चीज देखनी होगी कि वो कंपनी जो फॉर्मुलेट की गई थी, जो कंपनी बनाई थी, उसकी फॉर्मेशन किस तरह की थी, उसको क्या क्या काम करने थे। यार एक काम वो पीछे वाली लाइट बंद कर दे, ये काम है। सबसे पहले क्या लिखा हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट इन एंशिएंट इंडिया में कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी, जो हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी हमने वहीं से लिया है। उसके बाद जो आर्बिट्रेटरी पावर्स है रूलर्स के हाथ में, यानी प्राइम मिनिस्टर के हाथ में, प्रेसिडेंट के हाथ में, जितनी आर्बिट्रेटरी पावर्स है रूलर्स के हाथ में, वो हमने वहां से लिए। और इंडिया के कई सारे रूल्स हैं जो कि इंडिया के नहीं लेकिन एक तरीके से एलियन रूल्स हैं, वो सभी हमने कहीं ना कहीं किसी और कंट्री से लिए हैं। तो हम आज की क्लास के बाद से ये सब चीजें देखते रहेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा इंपॉर्टेंट पार्ट हमने किस किस जगह से बोरो किया है। ठीक है, इसमें किसी भी तरह का कोई भी अपना डाउट होगा मत रखना, तो उसको बड़े आराम से देखते हुए हम चलेंगे। हमें देखना कि इंडिया का कौन कौन सा इंपॉर्टेंट रूल जो किस किस जगह से लिया गया है। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन लैंडमार्क इन मॉडर्न इंडिया की अगर बात करके चले, मॉडर्न इंडिया की जब शुरुआत हुई थी 1600 में एक चार्टर पास हुआ था, जिस चार्टर के अंतर्गत में कंपनी बनाई गई थी, जिस कंपनी का नाम था फॉर्मेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। तो अगर हो सके तो इसकी फोटो खींच लो या फिर अपने पास में इसको नोट डाउन कर लो।
In 1600 there was a company that has been started, एक कंपनी स्टार्ट की गई. इसको बंद कर दो लाइट को तो शायद ज्यादा क्लियर फोटो है. ठीक 1600 में कंपनी पावर में आई जिसकी कुछ इंफॉर्मेशन अभी यहाँ पे लिखी है. आप एक बार इसको लिख लो, देन आई विल मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस. सर लास्ट लाइन ही पॉइंट करना. सबसे लास्ट वाले लाइन, द गवर्नर एंड द कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज. ये पूरा कंपनी का नाम था. मैं इसको प्रोनाउंस कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, डिक्टेट कर रहा हूँ, बड़े ध्यान से लिख लेना. जो ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा नाम एग्जैक्टली क्या नाम होगा? द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज. ठीक है, लिख लिया आप दोनों ने. ठीक है, समझ में. तो फॉर्मेशन हुआ कंपनी का. ठीक है, कब फॉर्मेशन हुआ? मतलब किसके थ्रू फॉर्मेशन? चार्टर 1600 के थ्रू फॉर्मेशन हुआ. किसकी पावर से फॉर्मेशन हुआ? क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट की फॉर्मेशन की पावर से फॉर्मेशन हुआ. एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है. अच्छा, कहीं पे भी जहां तक चार्टर वर्ड आता है ना, एक वर्ड चार्टर कहीं पे भी आता है, चार्टर एक्ट है या चार्टर है, आप हमेशा दिमाग में रख लीजिएगा जहां पे भी चार्टर वर्ड आया है वहां पे कोई ना कोई टाइम लिमिट की बात की गई है. देयर मस्ट बी टाइम लिमिट. 1 साल, 3 साल, 20 साल, 50 साल, कोई भी, बट चार्टर में ही एक टाइम लिमिट गिवन होता है. ठीक है. सो व्हेनेवर द वर्ड चार्टर एक्ट केम और चार्टर केम, सो यू मेक योर माइंड लाइक दिस कि हां ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से लिंक्ड है टाइम के साथ में. ओके, कंपोजिशन ऑफ कंपनी. कंपनी कंपोजिशन कैसे होती थी? शेयर होल्डर्स, डायरेक्टर्स एंड गवर्नर. सर जो चार्टर 1600 था वो कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए था? दैट आई विल मेक इट एक्सप्लेन. मैं अभी बता रहा हूं. सबसे पहले देखो कंपनी की फॉर्मेशन कैसे होती है. 1 देन दिस. सबसे पहले तो आपके हैं शेयर होल्डर्स. सेकंड है आपका डायरेक्टर्स एंड थर्ड है आपका गवर्नर्स. गवर्नर, ओनली सिंगल डायरेक्टर्स. दिस कलेक्टिवली कॉल्ड एज ईस्ट इंडिया कंपनी. शेयर होल्डर की कोई लिमिट होगी? नो लिमिट्स. कौन शेयर होल्डर होते हैं? प्राइवेट इन्वेस्टर्स. कोई भी हो सकता है, जो कोई भी प्राइवेट इन्वेस्टर हो सकता है. प्लस में इसमें नो लिमिट के बाद में प्लस में प्राइवेट इन्वेस्टर के बाद में और हम इसमें क्या ऐड कर सकते हैं? नोबल्स, लॉरेट्स, जो पढ़े लिखे लोग थे, नोबल लॉरेट्स थे. ठीक है, जो सिस्टम को ज्यादा बेटर तरीके से समझते थे, वो भी इसका पार्ट थे. ठीक है, नोबल लॉरेट्स. डायरेक्टर्स, बॉडी ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जिनकी सीमा थी 24. अब आपको इस सवाल का जवाब देना है कि 24 ही क्यों थे. ये सोच के वी को अंडरस्टैंड कि शेयर होल्डर्स थे जिसकी कोई लिमिट नहीं थी. हालांकि बाद में कुछ फंडिंग की इन्होंने लिमिट की थी कि इतने पाउंड पे होना चाहिए, इतने पाउंड का होना चाहिए, बट इनिशियली कोई लिमिट नहीं थी. कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी कोई भी कितना पैसा लगा सकता है, क्योंकि जितनी बड़ी कंपनी होगी, जितना लोग पैसा इन्वेस्ट करना चाहेंगे ट्रेड में, उतना ही उनको प्रॉफिट मिलेगा. ठीक है, हाई एंड ऑफ मनी, हाई एंड ऑफ प्रॉफिट. उसके बाद में डायरेक्टर्स. डायरेक्टर में कौन थे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कितने थे? 24. समझ में आई बात? टोटल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कितने थे? 24. और एक कौन था? गवर्नर. ठीक है, तो हु इज द गवर्निंग बॉडी? द गवर्नर इज द वन. ठीक है, उसके बाद में कौन था? डायरेक्टर्स थे. उसके बाद कौन था? शेयर होल्डर्स.
This is how things work. So why 24? So, if any conflict arises, if vote 12 equal number of members vote for that thing, governor may be at one side and the decision will be Great, great. Absolutely incorrect. Okay. Now try to see why there are the 24 directors. See, if I say about the European colonies in the part of Europe only, or I will say the colonies of England in Europe itself. Earlier they were the colony, but as they are the neighboring countries also, so there were a number of conflict between the country, among the countries. So what actually, in order to somehow justify the dispute, or in order to limit any kind of dispute, so what British East India Company have done, they have given each and every territory one voluntary power. Okay, you can establish one your merchant to the East India Company, and by us only you can do the trade. Earlier अगर वो नहीं होते, ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं होती, तो अपने खुद के ट्रेड में यहाँ बेच के ट्रेड करते। समझ रहे हो इस बात को? तो उन्होंने उनको गवर्न करने के लिए, उन 24 टेरिटरी गवर्न करने के लिए उनके एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को कोई एस्टेब्लिशमेंट कर दी, एंड दे हैव सेड कि आपके अंडर में ये शेयर होल्डर काम करेंगे। लेटर ऑन व्हेन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लाइक इंक्रीज विंग्स ऑफ एम्पायर, जब अपने पंख फैलाए एम्पायर के, उन्होंने बाद में क्या किया, दिस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की बॉडी को ही खत्म कर दिया, अबॉलिश कर दिया। वी विल सी इट लेटर इन दिस पिक्चर ओनली, बट नाउ ट्राई टू मेक इट अंडरस्टैंड दिस थिंग कि ये क्यों थे। द रीजन इज दैट in order to satisfy whatsoever the colonies available in Europe, if they won't allow them to do trade practices via East India Company, so what other option they will choose? They will make their own company, and via that company they can start trading. So it may give a direct competition to the East India Company or to the Britishers. So in order to curtail the competition, cut down the competition, they indulge themselves in the British East India Company. Got the point? Yes, sir. बात समझ में आई? So this is the basic reason, and all of them actually governed by the governor. Okay, so whosoever is the governor, he must be a government servant, and must be a government servant who is purposely working with the council, working with the East India Company. East India Company plus under the British Crown. and he directly reports to Queen Elizabeth. He directly reports. He at that time he was not reporting directly to the Queen Elizabeth. There are the other hierarchies also. The governor in India actually report to the Ministry of Commerce in England. Then Ministry of England have the council, executive body. They make a report of that. Then that report actually falls to the Queen Elizabeth, but not directly to the Queen Elizabeth. That actually picture came after the 1857 war. Got it? समझ में आई बात? So earlier he was not actually reporting to the Queen Elizabeth, but as per the requirement they made it to report. बाद में जैसे जरूरत पड़ी उसने इसको रिपोर्ट करवाना स्टार्ट कर दिया। 1858 7 और हाँ, उसके बाद there is an act that came into the picture, that was Better Government Act. So in that picture we will able to understand the Governor General of India become the Viceroy. Okay, so यहाँ तक ये अंडरस्टैंडिंग समझ में आई? So have you got this thing? कि oh my God, ये सारे कर दिया मैंने। तो ये चीज आपको समझ में आ गई कि उस समय की फॉर्मेशन कैसी थी, कंपनी किस तरह से काम कर रही थी। Now your question, Raman, if I said charter, तो कितने साल के लिए वो चार्टर था? सर जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था, so were they present in India or they were, मतलब they reside in England only? Court of directors they are in India. They were in. Okay. Because India में नहीं रहेंगे तो ट्रेड कैसे करेंगे वो? In order to trade they have to establish themselves in India. Okay. तो ट्रेड के लिए इंडिया में तो उनको रहना पड़ेगा। So you can see the tenure was for 1 year. कितने साल का tenure था चार्टर का? 1 साल का। Now try to understand this thing also. Those court of directors and the charter, court of director and governor, they hardly, or I will say they don't have any power to change the fundamental laws. Okay. इंडिया के राजाओं के साथ में जो भी फंडामेंटल लॉज थे उसको चेंज करने की उनके पास में कोई क्षमता नहीं थी, उनके पास में कोई भी पावर
नहीं। Got it? समझ में आई ये बात? Yes, sir. So that was a charter. It was not a charter act. It is a kind of a charter. Under that provision, a company actually has been formed by the Britishers. Those were the biggest colony at that time. Those were the main colony empire at that time. So they captured n number of areas itself in India and apart from India. So in order to manage whole areas, they imported a company from England to India under a particular provision. That provision actually called as a charter. 1600. Charter 1600 AD. Later on that, in that particular provision, a number of changes has been done just to make a healthy profit for the company. But what we can see in this picture, there was only a single government identity was there. Only single. He was the governor. No other person who can claim himself as a government identity. So in order to satisfy our dream, we can make us understand or we can able to get this thing in our head. अपने आप को हम ये बात समझा सकते हैं, ये बात समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं अभी अंग्रेजी सरकार की बात कर रहा हूँ, ब्रिटिश गवर्नमेंट का कुछ खास वर्चस्व व्यापार पे नहीं था। कॉमर्स पे मुख्यतः जो वर्चस्व था वो या तो शेयर होल्डर्स का था या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का। अंग्रेजी सरकार का कोई खास वर्चस्व उस पे नहीं था। So this actually created a kind of problem in the whole England or in the major part of Europe. पूरे यूरोप में ये सारी चीजें, ये सारी समस्या पनपने लगी, ये सारी समस्या जो है धीरे धीरे उठ के आई, ठीक है। उन सारी समस्या को उठ के आने के बाद में एक एक्ट आया, जिस एक्ट का नाम है रेगुलेटरी एक्ट 1773, and the very basic and very formulate reason for this act was the tax evasion. I have already informed you क्योंकि टैक्स की चोरी बहुत भारी मात्रा